हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो है यूपी टेट एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है। इसमें यूथ कंपटीशन टाइम की बुक की मदद से हम लोग सीडीपी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसके 30 क्वेश्चन को उसके आंसर से सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल ही रहेगा ये वीडियो। वीडियो को पूरा देखें और अंत में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। आप ये देख सकते हैं वीडियो। ये जो पेपर है 2011 का है। व्याख्या सहित हल प्रश्न। अच्छा, पहला बाल विकास का क्वेश्चन है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यानी जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षण की खेल विधि किन चीजों पर आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, के शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत। इसका जो सही उत्तर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सर्वोत्तम विधि खेल विधि है। तो खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरा जो प्रश्न है कि डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। इसका सही आंसर होगा, आपने बीटीसी-बीएड में पढ़ा भी होगा, कि पठन विकार से। इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालकों को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास में बल देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो पहला ऑप्शन दिया कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही। इसका जो विस्तृत उत्तर है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए ताकि अपनी आवश्यकताओं या जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें ताकि भविष्य में समान वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। चौथा प्रश्न है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, यानी जो अधिगम यानी सीखना होता है उसमें अभिप्रेरणा क्या है। पहला ऑप्शन कि सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो सही ऑप्शन डी वाला ही होगा। इसके पीछे कारण यही है कि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न। अभिप्रेरणा मतलब आप मोटिवेशन जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम के प्रति रुचि या उत्सुकता बढ़ती रहे। अब अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को के साथ क्या करना चाहिए। तो न्यून दृष्टि मतलब जो कम देख सके, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। ऑप्शन बी है कि उससे दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो मीडिया के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। या ऑप्शन डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके पीछे कारण है कि कक्षा 5 यानी प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या इनमें से कोई। श्यामपट्ट को देख सकते हैं इसलिए दृश्य साधन। वे साधन जिनको बालक
कि दृश्य यानी ज्ञानेंद्रिय यानी आंख से प्रेरित होती है, उसे दृश्य शिक्षण सामग्री कहते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखा चित्र या मॉडल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों के हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी? तो सभी हो जाएगा। शिक्षण कार्य को प्रभावी करने के लिए सभी चीजें आवश्यक है, जैसे कि श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए उनके साथ? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, अच्छा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलता रहे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? सीपी नन, स्पेंसर, फ्रॉबेल या मॉन्टेस्क्यू? तो सही उत्तर होगा फ्रॉबेल। मनोवैज्ञानिक जो फ्रॉबेल थे उन्होंने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन का अर्थ यानी बच्चों का बगीचा होता है। फ्रॉबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं, जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है कि बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो सही उत्तर होगा आप स्वयं उनसे मिलें। इसके पीछे कारण, यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उसके घर जाए तथा छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप करे। अगला जो प्रश्न है कि बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। तो सही ऑप्शन होगा डी। बचपन की सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। प्रश्न 12, एक प्रमाणिक के पठन परीक्षा लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी की पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। यानी प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दे तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाए। प्रश्न 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? तो निर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं? सही उत्तर होगा स्वतंत्र अध्ययन। इसके पीछे कारण, असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। प्रश्न 14, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? उनके साथ संतुष्ट रहेंगे, उन्हें अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे,
वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। सही ऑप्शन होगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। इसके पीछे कारण कि बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर निर्देशन देना चाहिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। प्रश्न 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। सही ऑप्शन होगा डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। इसके पीछे कारण अध्ययन में चित्रवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय पर उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। शिक्षण को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अगला जो 16वां प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो सही उत्तर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसके पीछे कारण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों के चिंतन, तर्क, वितर्क, तार्किक आदि गुणों का विकास होता है। और अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है कोलबर्ग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्किनर द्वारा या चौथा ऑप्शन है पियाजे द्वारा। सही ऑप्शन होगा पियाजे द्वारा। इसका विवरण विस्तृत उत्तर है, पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया, जिससे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वो जो 4 स्तर है वो निम्न दिए गए हैं। संवेदी गतिकावस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। 18वां प्रश्न है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन? सही उत्तर है अल्पवयस्क मतलब जो कम उम्र के, तो अग्रसक्रिय। इसके पीछे कारण अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्रसक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है। 19वां प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह? तो सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा। इसके पीछे कारण यह है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कि खेल के मैदान में, ऑप्शन बी है कि विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी है कि ऑडिटोरियम में या ऑप्शन डी गृह या घर में। सही उत्तर इसका जो होगा बी, यानी विद्यालय एवं कक्षा। इसके पीछे कारण ये है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहाँ बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं।
प्रश्न 20, इसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन ए है कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो सही ऑप्शन होगा सी, शिक्षक प्रभावशाली, सी यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसके पीछे कारण कि शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्र का अध्ययन अच्छी तरीके से चल रहा है और छात्र कक्षा में रुचि ले रहा है। प्रश्न 21, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? चैम्पर्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो सही उत्तर होगा प्रश्न पूछना। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछे, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। प्रश्न 22, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों? ऑप्शन ए, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। ऑप्शन डी, सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। सही उत्तर डी होगा, सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, क्योंकि विद्यार्थी द्वारा खेलने से उनका शारीरिक विकास संतुलित होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व करने की क्षमता, समायोजन जैसे कई सामाजिक गुणों का विकास होता है। 23, परिवार एक साधन है, कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो सही ऑप्शन होगा अनौपचारिक शिक्षा का। क्यों? क्योंकि परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय होता था, माता पिता को ही बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। प्रश्न 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? ऑप्शन ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। ऑप्शन बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन सी, आदर्श रूप में बर्ताव कर। या ऑप्शन डी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आदर्श रूप में बर्ताव कर। शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, क्योंकि शिक्षकों को देखकर ही छात्र सीखते हैं। प्रश्न 25, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना। तो सही आंसर होगा उपयुक्त आंसर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। कारण शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्यों में उत्तरदायित्व होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह छात्रों की समस्याओं का समाधान करे तथा उनकी उत्सुकता को शांत करे। प्रश्न 26, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उससे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्याम आदि साफ करने का काम देंगे या उपरोक्त कोई। तो सही उत्तर होगा कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और इसके पीछे कारण, यदि कक्षा में कोई अति सक्रिय बालक है तो एक अध्यापक को उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए, ताकि वह कक्षा कार्यों में व्यस्त रहे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित न करे। प्रश्न 27, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की चित्र अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो सही उत्तर होगा उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। यानी बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है तथा उनके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास भी होता है। इससे परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 28,
आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे? ऑप्शन, उन्हें विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या उसमें से कोई ऑप्शन नहीं चुनेंगे। सही उत्तर होगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखें। इसके पीछे कारण, शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे भिन्न-भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधि एवं तकनीकी यानी कौशल का ज्ञान। 29वां प्रश्न, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है? ऑप्शन, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए तथा उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। अगला ऑप्शन, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या विद्यार्थियों के बीच उनसे प्रसिद्धि हो। सही उत्तर होगा सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि उसमें सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे शिक्षण कार्य सुगम क्रम से चलता हो तथा साथ ही छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न तीसरा, बच्चों में समयगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपयुक्त सभी में? तो सही ऑप्शन होगा तो सभी में। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा शिक्षण में अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के 30 प्रश्नों के साथ। आप वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।